उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हरियाणा जीके धीरे धीरे हमारा कंप्लीशन की तरफ बढ़ने लग गया, क्योंकि अब लंबी लंबी क्लासेस लेके मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करा दिए। हरियाणा का इतिहास भी हम पढ़ने लग गए थे। 57 की क्रांति का टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसमें से कि एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं हर बार। और फिर हमने पढ़ा था 1885 के बाद का हरियाणा, कि हरियाणा में कांग्रेस ने कैसे काम किया, आर्य समाज ने कैसे काम किया, सनातन धर्म सभाओं ने, सिख सभाओं ने, और मिलजुल के सारे बड़े लीडर्स का क्या क्या योगदान रहा। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरियाणा में क्या योगदान था, गांधी जी का हरियाणा में कैसे आगमन हुआ, उन्होंने कहाँ कहाँ की यात्राएं की, कब कब यात्राएं की, और गांधी जी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई। फिर हमने देखा था गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हरियाणा में क्या प्रभाव था, सविनय अवज्ञा का नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह का क्या प्रभाव था, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव था, सुभाष चंद्र बोस ने जो हरियाणा में यात्रा की उसका क्या फर्क था, कितने लोग उनकी आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए और कितने उसमें से जो है वीर गति को प्राप्त हुए। ये सब चीजें हमने पढ़ ली। यानी 1857 के बाद आजादी तक की लड़ाई, जिसमें प्रजामंडल हमने देखे थे, देशी रियासतों के देखे थे ना, लोहारू का, झज्जर वाला और ये सारा पटौदी वाला, तो ये सब हमने पढ़ लिया। फिर हमने देखा था कैसे अपने यहाँ पे सर छोटू राम ने फजली हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई, कैसे यूनियनिस्ट पार्टी बहुत ऊपर गई, 37 के चुनावों में जीती। उसके बाद हमने देखा था 46 के चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी कमजोर पड़ गई, क्योंकि दंगे हुए थे हिंदू मुसलमानों के, क्योंकि जो अपने ये थे ना जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने फजली हुसैन और अपने ये सर छोटू राम की जो दफ्तर था, जिसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी का दफ्तर, उसको बदल के मुस्लिम लीग कर दिया। फिर धीरे धीरे हमने देखा कैसे आज़ादी के दौर में यहाँ परेशानियां आई, दंगों का सामना करना पड़ा। फिर कैसे लकाउल्ला खान, मोहम्मद यासीन खान ने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी दिसंबर में कभी मेवात के चक्कर काट रहे हैं, कभी पानीपत के। तो ये सारी चीजें आज़ादी तक की हमने पढ़ ली। यानी 1857 की क्रांति से आज़ादी तक का हरियाणा का कैसा क्या कुछ चल रहा था इतिहास में, चाहे वो पॉलिटिकल बातें कर ले हम, या फिर बातें कर लें कि समाज में क्या कुछ परिवर्तन था, क्योंकि आर्य समाज तो पॉलिटिकल नहीं था, वो तो समाज में था। या सिख सभाओं की बात करें या सनातन धर्म सभाओं की, पंडित नेकीराम शर्मा जी को हमने पढ़ा था, श्री राम शर्मा जी के बारे में पढ़ा, नाहर सिंह के बारे में, सारी इंपॉर्टेंट हस्तियां हमने पढ़ ली। यानी अब आपको 1857 से आज़ादी तक की सारी घटनाएं आनी चाहिए, चाहे उसमें गांधी की बात करें, नेहरू की, यासीन खान की, लकाउल्ला खान की, या किसी भी बड़े लीडर की, आपको वो आना चाहिए। अब उससे थोड़ा सा बैक में चलेंगे, हम लोग पहुंचेंगे मध्यकाल में हरियाणा कैसा था। मध्यकाल आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा कि मध्यकाल का मतलब है एक ऐसा दौर जब आपके यहाँ पर, किसको कहते हैं मध्यकाल, जब इंडिया में विदेशी ताकतें हावी होने लग गई थी और मेनली मुस्लिम समुदाय के लोग आए, जिनमें एक अरबी थे और एक तुर्की थे, है ना। तुर्की जो तुर्की देश से आए और अरबी जो अरब कंट्रीज से आए, ये दोनों मुस्लिम कम्युनिटी हैं। और इन दोनों के आने के कारण हमारे देश में इस्लाम धर्म बड़े पैमाने पर फैलने लगा। और ये इतना फैला कि पूरे 1000 साल तक आपके देश में, 1000 साल तक, 1000 साल में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 18वीं शताब्दी तक इन्हीं का बोलबाला रहा, जब तक कि आपके देश में BEIC ने अच्छी तरह, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने पैर नहीं जमाए, तब तक आपके देश में इस पूरे 1000 काल के दौर में आपके यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी, जो स्टार्टिंग में तो सिर्फ आक्रमण करने आए थे, लेकिन बाद में वो बस गए थे यहीं पर और उन्होंने टारगेट बना लिया था कि दिल्ली में या इस पूरे उत्तर भारत या भारत में ही उन्हें रहना भी है और यहीं वो अपना धर्म प्रचार भी कर रहे हैं और आराम से अपना जीवन भी काट रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे 1000 साल, ये मध्यकाल कहलाता है। इस दौर में आपके देश में, आप अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, जो कि आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप पेपर पास करने की उम्मीद करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा ग ख तस्लम। जो एडवांस बैच के बच्चे हैं उन्हें मैंने अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। ग ख तस्लम ये थे ना, कहाँ से स्टार्ट थे ये, 1206 से, और फिर मुगलों का अंत हुआ 1707 में बड़े स्तर पर। वैसे 57 की क्रांति तक मुगल ही थे। कल मैंने परसों जब पढ़ाई 57 की क्रांति, तो बहादुर शाह जफर मुगलों का ही तो राजा था वो, मतलब अंतिम सम्राट बड़ा कह लीजिए, जिसको लाल किले से निकालने के आदेश आ गए थे कि भैया खाली कर दो, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो ये 1707 में औरंगजेब की डेथ की बात है। इसके बाद धीरे धीरे परवर्ती मुगल औरंगजेब
कमजोर होते गए, और इसीलिए 57 की क्रांति के बाद के भारत में आपने बहुत सारे चेंजेस देखे। यानी आज हमारा टारगेट है 1200 से लेके 1707 तक की चीजों को देखना। इस 1700 के बाद के भारत में 1857 से 1947 तक का भारत आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज हम फोकस रखेंगे यहाँ से, बल्कि इससे भी पहले जो हम 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जिसको नाम क्या दिया गया, मध्यकाल। तो कहानियों की तरह है, सुनते चलना बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके भारत में अब इसको सिर्फ कहानी की तरह सुनो, सिर्फ कहानी की तरह, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। आपने भारत के इतिहास में बहुत पहले पढ़ा हुआ होगा, यहाँ मौर्य काल था, एक टाइम था, ये भारत का पहला बड़ा साम्राज्य जिसको कहते हैं। फिर इनके बाद दूसरे बड़े हुए थे गुप्त। गुप्त के बाद आपके भारत में कोई बहुत बड़ा एंशिएंट इंडिया में राज परिवार नहीं हुआ, और धीरे धीरे करके भारत में छोटे छोटे वंश, मौखरी वंश, हर्षवर्धन वाला वर्धन वंश है, या ये जो पाल है, और इस तरह के लोग जो है ना, राजपूत है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, ये सब उभरने लग गए। उसी दौर में हरियाणा की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा में प्रतिहार शासक थे, जिनका कि एक टाइम पर यहाँ राज था, लेकिन फिर हरियाणा में तोमरों ने काम करना शुरू किया। तोमर डायनेस्टी, तोमरों मतलब बहुत सारे हैं, इसलिए तोमरों कह रहे हैं। तो तोमर राजाओं ने, जिनमें दिल्ली बसाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, अनंगपाल तोमर, इन्होंने दिल्ली बसाई थी। अनंगपाल तोमर, इन्होंने वहां एक डैम भी बनाया था, जो डैम हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में पड़ता है, जिसका नाम है अनंगपुर बांध। वो यही तो है, इन्हीं के नाम पर तो है। तो अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई और उसका नाम दिया था ढिल्ली का। ठीक है, अब दिल्ली से हरियाणा बिल्कुल सटाई तो हुआ है, हरियाणा के ही 4 जिले तो दिल्ली की 3 तरफ हैं। अगर ये दिल्ली है तो दिल्ली के यहाँ भी आप हैं सोनीपत के रूप में, यहाँ भी आप हैं झज्जर के रूप में, यहाँ भी आप हैं गुड़गांव के रूप में, और यहाँ भी आप हैं फरीदाबाद के रूप में। दिल्ली के नॉर्थ में, ईस्ट में, ये सॉरी वेस्ट में, ईस्ट नहीं वेस्ट में, ये साउथ में, और ये साउथ वेस्ट में आप ही तो हैं इन सब में। सिर्फ आप ईस्ट में दिल्ली के में नहीं है, क्योंकि वो यूपी से टच है, वो नोएडा वाला इलाका, यूपी वाला इलाका। तो आप दिल्ली के चारों तरफ में से 3 तरफ तो आप ही बैठे हैं, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में। न्यूज होता है ना, डायरेक्शन मैंने आपको पढ़ाई हुई है, इसमें सिर्फ आप ईस्ट में नहीं है दिल्ली के, बाकी नॉर्थ में सोनीपत, वेस्ट में आपका झज्जर, और यहाँ साउथ वेस्ट में अगर बात करें तो ये आपका गुड़गांव, और ये आपका फरीदाबाद। ठीक है, तो दिल्ली का तो असर आपके ऊपर आएगा ही आएगा। इसीलिए जो दिल्ली पे राज कर रहा था, जिसने दिल्ली बसाई ढिल्ली के नाम से, उसने सोनीपत वाली बेल्ट आगे तक देखी, ये वेस्ट वाली बेल्ट आगे तक। तो ये पूरा जो हरियाणा की टेरिटरी थी ना, इन सब पे प्रभाव पड़ा दिल्ली को बसाने वाले अनंगपाल तोमर की डायनेस्टी का। और आपका ये लंबे टाइम तक तोमरों के अधीन हरियाणा गिना गया। तो हरियाणा पर मध्यकाल की स्टार्टिंग में किसका राज था? तोमर वंश के राजाओं का, जिनमें अनंगपाल तोमर है, अजयपाल तोमर, बहुत सारे हैं। अब एक राजा का नाम तो क्या लेना, बहुत सारे हैं, तोमर वंश कह देते हैं। और ये काफी लंबे तब तक रहे जब तक कि चौहान ज्यादा ताकतवर नहीं होकर उभरे। चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान के खानदान की बात हो रही है, जो कि राजपूत थे। तो तोमर और चौहान ये कोई भारत के राजा नहीं थे, ये छोटी टेरिटरी के राजा थे। और तोमर और चौहान ने ही हरियाणा पर राज किया है जब इनिशियल स्टेज थी मध्यकाल की। ठीक है, इनके टाइम में हमारे ऊपर 2 विदेशी अटैक आपको पता होंगे, एक महमूद गजनवी का और एक मोहम्मद गौरी का। दोनों में क्या अंतर है? ये गजनवी गजनी का राजा था और गौरी गौर का। एक ही इलाका समझ लीजिए, अफगानिस्तान ईरान के आसपास का एरिया ना, उस टाइम में ऐसे देश नहीं थे, ये इलाका था। तो जो ये मोहम्मद या महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों आए थे इंडिया में। इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ भारत पर आक्रमण करने का था, धन लूटना। इसको हमसे, हमारे धर्म से, हमारे रहन सहन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन गौरी का टारगेट पैसा लूटना तो था ही, लेकिन ये चाहता था कि मैं यहाँ पे राज भी करूं, यानी ये यहाँ पे अपना राजकाज भी चाहता था। ये सबसे बड़ा मूल अंतर है गजनवी और गौरी में। गजनवी ने जब हमारे ऊपर अटैक किया तो हमारे यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े मंदिर, और उन मंदिरों में ना चक्र स्वामी, हमारे यहाँ भगवानों के हाथ में ना ऐसे चक्र दे दिया करते थे। भगवान की बड़ी सी आदम कद की मूर्ति बनाई, उनके हाथ में ऐसे चक्र पकड़ा दिया, मतलब ऐसे पत्थर का बना दिया। तो आदम कद की मूर्तियां चक्र स्वामी, इसलिए भगवानों के नाम हमारे यहाँ चक्र स्वामी था। तो इनकी मूर्तियां तोड़ दी थी, और बहुत बड़ी विशालकाय थानेसर में मूर्ति थी चक्र स्वामी की, जो इस गजनवी ने तोड़ी थी। और ये इसको यहाँ से तोड़ के, कहते हैं इरिटेशन में, यहाँ से अपने देश ले गया था। और कोई कहता है कि वहां उसको उन्होंने कहीं रखवा दिया था, कोई कहता है कि उसको तुड़वा के और वहां की मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया, ताकि लोग रोज चप्पल जूते पहन के उस सीढ़ियों पे चढ़ें और इस मंदिर का, इस
धर्म का मतलब एक तरह से बेइज्जती करने के लिए। ठीक है, चलिए जो भी रहा, गजनवी और गौरी के टाइम पर आपके यहाँ अलग अलग राजपाट स्टार्ट हो गए थे। गजनवी के टाइम आपके यहाँ पे तोमर वंश का राज था, और गौरी के टाइम जब आया गौरी तो आपके यहाँ चौहान मेन आदमी था। यानी दो जैसे गजनवी और गौरी है ना, ऐसे तोमर और चौहान हैं। चौहानों ने ही तोमरों को खत्म किया था, यानी तोमरों की ताकत को खत्म करके ही चौहान हीरो बने थे। और चौहानों ने फिर दिल्ली पे, अजमेर पर, और ये जो अपनी बेल्ट है ना, हरियाणा यूपी, ये हरियाणा राजस्थान और दिल्ली वाली, इस पे इनका राज चला था। ठीक है, तो ये जब पहला आया गजनवी तो यहाँ तोमरों का राज था, और जब गौरी आया तो चौहानों का। गजनवी के टाइम में टारगेट मेन था पैसा लूटना, गौरी के टाइम में पैसा लूटना और फिर बाद में राजपाट करना भी इन्होंने टारगेट बना लिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से तराइन की लड़ाइयां पढ़ी होंगी, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध बहुत डिटेल में मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहाँ सुन लो। तराइन की लड़ाई करनाल में पड़ता है, इसी को तरावड़ी भी कह देते हैं, तरावड़ी या तराउरी ऐसे लिख देते हैं, तराउरी। तो ये तरावड़ी या तराइन या तराउरी ये एक ही जगह है, और ये आज के प्रेजेंट के करनाल में पड़ता है। ये दो फेमस लड़ाइयाँ हुई तो तीन हैं, करनाल का युद्ध भी था, तराइन की 3 लड़ाइयाँ हुई और करनाल का युद्ध अलग। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे तराइन के 2 युद्धों की, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मध्यकाल के स्टार्टिंग की। 1191 और 1192। पृथ्वीराज चौहान एक तरफ था यंग लड़का जो कि लग रहा था भारत का भविष्य बनाएगा, और एक तरफ था मोहम्मद गौरी। इस पहले युद्ध में चौहान जीता, गौरी हारा। गौरी हारा, और एक कायदा कहता है कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक दे या दुश्मन हार जाए तो तुरंत उसको खत्म कर दो, ताकि अगली बार वो सिर ना उठा पाए। लेकिन हमारे इंडिया में क्योंकि काइंड हार्टेड लोग थे, चौहान ने गौरी को माफ कर दिया, और सिर्फ माफ नहीं किया, अपने गले से हार निकाल के गौरी के गले में पहनाया और बोला कि राजा है, ये नंगे गले अच्छा नहीं लगता, बराबरी की इज्जत दी, और बहुत इज्जत के साथ इसको यहाँ से विदा किया। और एक गौरी था जो इतना गद्दार आदमी था कि इसने उस चीज को कभी बहुत खुले मन से नहीं लिया। इसने ये नहीं सोचा कि चौहान कितना अच्छा है कि मुझे जिंदा बख्शा, वरना एक तरीका था कि हार गया, हारते ही सर कलम कर दो, काट दो, अगली बार सिर उठेगा ही नहीं। लेकिन चौहान ने अपने एक ये कहता बड़े दिल वाला बनते हुए गौरी को माफ कर दिया, और गौरी ने इसका बदला लिया, माफी का बदला। अगले ठीक 1 साल बाद गौरी दोबारा से मैदान में आके डट गया 1192 में तराइन के युद्ध के लिए, और इस बार चौहान हारा और गौरी जीता। और गौरी ने चौहान वाली गलती नहीं की, चौहान की गलती जिंदा छोड़ दिया ना, गौरी को मार देते तो इतिहास का रंग रूप कुछ और दिखता। चौहान वाली गलती गौरी ने नहीं की, और गौरी ने अपने राजपाट को जमाने के लिए चौहान का पत्ता साफ कर दिया। चौहान अगर काइंड हार्टेड ना होते तो भारत के इतिहास में शायद मध्यकाल के इतिहास की संरचना ही अलग हुई होती। लेकिन क्योंकि चौहान काइंड हार्टेड थे, गौरी को फायदा उठाया गौरी ने, और खुद यहाँ पे फिर इनका खात्मा करके यहाँ रह गया। इस गौरी का एक बड़ा गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके 4 खास गुलाम थे, ऐबक, कुबाचा, यलदौज, ये 3 तो बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है, एक बख्तियार खिलजी भी था जिसने कि अपने हमारी यूनिवर्सिटीज को तोड़ा था। तो ये जो ऐबक था ये इसका खास गुलाम था गौरी का। और गौरी की डेथ के बाद जिसने दिल्ली संभाली, क्योंकि गौरी ने तो पूरी टेरिटरी जीत ली थी, जिसको दिल्ली संभालने का मौका मिला, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वारिस बना। इन्होंने जो सल्तनत, सल्तनत ना सुल्तान शब्द इसी से तो बना है, सल्तनत का मालिक ही सुल्तान होता है। अब तक आपकी हिस्ट्री में सुल्तान, सल्तनत, बादशाह ये शब्द नहीं थे। इससे पहले की हिस्ट्री में सिर्फ शब्द होते थे, भाई राजा है, महाराजा है, महाराजा धिराज है, ये सब हिंदू या ब्राह्मण या बौद्ध या जैन थे। लेकिन अब नए शब्द आपके सुनने में आने लग गए, और इन्होंने कहा ये हमारी सल्तनत है, क्योंकि इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं ये। तो इन्होंने जो नई सल्तनत पहली बार हमने देखी मध्यकाल में, वो दिल्ली सल्तनत कहलाई। और दिल्ली सल्तनत में अलग अलग ग्रुप्स ने राज किया, जिसमें गुलाम वंश है पहला, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, ग ख त स, फिर सैयद है, फिर लोदी है, और फिर मुगल है, ग ख तस्लम, ऐसे याद करते हैं, ग ख तस्लम। गुलाम वंश में बहुत बड़े बड़े नामों की अगर मैं बात करूं तो पहला नाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था खुद गौरी का, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद उसकी बेटी जो कि पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी, जिसका नाम आप सब जानते भी हैं, रजिया बेगम, रजिया सुल्तान जिसको कहा जाता है। उसके बाद फिर बड़े लोगों में नाम लूं अगर मैं, तो नासिरुद्दीन महमूद का भी ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने कोई उतना बड़ा राज नहीं किया, 20 साल टिके रहे। और फिर उसके बाद बड़ा अंतिम नाम लिया जाता है बलबन का। बलबन ने हरियाणा में बहुत परेशान
किया लोगों को। और बलबन जो था ना, हमारे हांसी का इक्तादार था। हमारा हांसी उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, यहाँ का इक्तादार था। और इक्तादार की प्रथा जो है इल्तुतमिश ने चलाई। इस हांसी के इक्तादार के, जैसे इक्तादार होता तो बहुत बार वही टैक्स वगैरह इकट्ठा करके दिल्ली जाता था, तो इसको कई बार हमारे यहाँ पे लूटा गया, और लूटने वाले थे मेवाती। कई बार मेवात के लोगों ने बलबन को बहुत दुखी किया। बलबन था लौह और रक्त की नीति वाला बड़ा स्ट्रिक्ट कट्टर आदमी। उस बलबन से पंगे लिए हैं हमारे हरियाणा के मेवात के लोगों ने। इस बलबन ने राजपाट शुरू किया था 1266 से 1286, कहीं कहीं 87 तक लिखा है। 1265 में जब ये हांसी का इक्तादार था, तो हमने इसको इतना परेशान किया कि इसके काफिलों पे हमने हमला कर दिया। या था ना भाई, टैक्स वैक्स इकट्ठा करके जाते तो उसको हम लूट लेते थे, हरियाणा के लोग, खासकर मेवात के लोग। मेवात में घने जंगल थे, लूट के और जंगलों में भाग जाते। अब इसकी सेना आती, ढूंढते रहो, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। लेकिन जब ये इसके हाथ में राजपाट आया, गद्दी आई दिल्ली सल्तनत की, तो इसने बड़ी चालाकी से मेवात के जंगल कटवा दिए। तो मेवात के जंगल कटने का नुकसान क्या हुआ, भागने के रास्ते बंद हो गए। अब खुलने में कहाँ भागे। इसने गोपालगिरी का एक दुर्ग बनवाया, गुड़गांव और हमारी दिल्ली की सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग, जिसमें कि इसने अपनी सेना, अपनी फौज तैनात कर दी हथियारों के साथ। तो इससे हमारे मेवातियों का जो वो एक था ना डर, एक कि भाई ये छोड़ेंगे नहीं, वो सब इसने निकलवा दिया। और इसने अपनी सेना को, इतनी बड़ी सेना को भेजा कि मेवात के लोगों को बहुत ज्यादा कुचल दिया गया। ऐसा कहते हैं कि मेवातियों को इतना ज्यादा परेशान किया, दमन किया उनका, उनको मार के उनकी गर्दनें काट के और पूरी पूरी मीनार बना दी थी, ताकि लोगों के मन में डर बैठ जाए। तो बलबन एक कट्टर आदमी था, लौह और रक्त की नीति का पालन उसने किया। हरियाणा के लोगों को उसने काफी परेशान भी किया था। ठीक है, फिर ये गुलाम वंश खत्म हो गया 1206 से 1290 तक। इसमें मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कहने को दिल्ली सल्तनत का पहला आदमी है, लेकिन जिसने राजधानी अपनी लाहौर में रखी। 4 ही साल राज किया, तो हरियाणा से कोई बहुत लेन देन उसका नहीं था। इल्तुतमिश, जिसने इक्ता प्रथा चलाई, और हांसी का इक्तादार मैंने आपको बताया बलबन भी रहा था। तो ये इल्तुतमिश ने भी ठीक ठाक काम किया। इसकी बेटी हुई रजिया सुल्तान, जिसका हमसे खास लेन देन है, क्योंकि उसका मर्डर यहीं पे हुआ था। जब वो पंजाब के हेड के साथ शादी करके वापस लौट रही थी दिल्ली की तरफ, तो कैथल में उसका मर्डर कर दिया गया। और उसके मर्डर के कारण उसके लिए गुंबद बना हुआ है हमारे कैथल में, रजिया सुल्तान का गुंबद कैथल में है। रजिया सुल्तान के बाद अगला बड़ा नाम बलबन का मैंने आपको कहानी सुना दी, और इस तरह से इस वंश ने हमारे हरियाणा को प्रभावित किया। मेन सी बातें, ठीक है। फिर ये किताब से पढ़ेंगे, आसान दिखेंगी। अगला नाम है खिलजी वंश का, जिन्होंने महज 30 साल राज किया, लेकिन इनके राज का बहुत बड़ा प्रभाव पूरे भारत पर रहा। इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला आदमी है, और दूसरा एक मोहन सिंह मंढार था, मंढार जाति का, जिसको कि एक प्राइज दिया था इस जलालुद्दीन खिलजी ने। ऐसा कहते हैं कि मोहन सिंह मंढार जो था कैथल का था, और वो एक बहुत बहादुर जाबाज सैनिक था, उसको प्राइज दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अगला इसका भतीजा राजा बना, सुल्तान बना, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने प्रशासन के बहुत अच्छे तरीके से चलाने के कारण इतिहास में उसका नाम दर्ज है, और उसने हर चीज का MRP तय कराया, हर चीज की कीमत तय कराई, मतलब बड़ा अच्छा सिस्टम, स्थायी सेना बनाई। तो उस टाइम पे हम लोग चाह के भी बहुत ज्यादा क्रांति या विद्रोह या विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि काम ठीक ठाक था। ठीक है, इसके बाद आए तुगलक वंश। इसका बहुत प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा। इसमें एक आएगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि नहरें, उससे पहले, बल्कि सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, जिसने की शाही नहर बनवाई थी। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिससे कि हम हरियाणा वाले बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा मूर्ख था, अजीब अजीब सी नीतियां इसने बनाई थी। इसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक, जिसका कि अच्छा खासा असर हमारे राज्य पर पड़ा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने आपके यहाँ पे 2 शहर बसाए थे, एक हिसार ए फिरोजा और एक फतेहाबाद। अपने बेटे के जन्म की खुशी में फतेहाबाद बसाया, और हिसार ए फिरोजा मतलब फिरोज का शहर, हिसार ए फिरोजा। तो फिरोज शाह का असर पड़ा कि 2 आपके बड़े इंपॉर्टेंट जिले इसने बसाए। इसको कहते हैं शाह ए नहर। तो इसने आपकी जो पश्चिम यमुना नहर है ना, इसको भी बेस जो बना के दिया था, कच्चा बेस, वो तो चौहान के टाइम में था, जो मैंने आपको बताया, चौहान इसमें 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में इनफैक्ट। और फिरोज शाह तुगलक ने उस पश्चिमी यमुना नहर को पक्का करवाया था। तो नहरों का निर्माता है, शहरों का निर्माता है, और आपके यहाँ की नहर भी इसके हाथ से, मतलब इसके अंडर
रहते हुए बनी है और आपके यहाँ के 2 शहर भी, तो इसका असर हमारे ऊपर रहा। ठीक है, फिरोज शाह की एक ये तो अच्छी बातें थी, एक गड़बड़ बता दूं, इसने आपके यहाँ सोनीपत में जो ये पड़ता है ना गोहाना, इसके मंदिर तुड़वाए थे, हिंदू मंदिर तुड़वा दिए और बोला जितनी उसमें किताबें गीता महाभारत रामायण मिले सबको जला दो। तो ये इसकी धर्मांधता थी, गलत था, इसलिए इसको नेगेटिव मानते हैं कि एक तरफ तो शहर बसा रहा है, नहरें बनवा रहा है, बाग लगवा रहा है, और एक तरफ इसने गोहाना में कत्लेआम करवाया, मंदिरों को तुड़वाया और उनमें रखी हुई हमारे प्राचीन ग्रंथों को जलवा भी दिया। ठीक है, तो तुगलकों का ये प्रभाव आपके ऊपर रहा। सैयद, इन तुगलक और सैयद के बीच में आपके ऊपर एक बहुत भयानक आक्रमण हुआ था। एक आदमी जिसका कि पैर भी खराब था, उसका नाम था तैमूर लंग। 1398 में इसने भारत पर अटैक किया। दिल्ली को लूटना इसका टारगेट था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का राज चल रहा था, और ये राजस्थान से होता हुआ घग्गर नदी के सहारे सहारे पंजाब और हरियाणा में एंट्री करता है, और आपके सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, टोहाना होते हुए फिर ये पानीपत के क्रॉस करके फिर यमुना के किनारे दिल्ली निकलता है। रास्ते में जितने लोग मिले मारकाट मचाता गया, दिन दहाड़े गांव को मार देता, जलवा देता गांव को, लोग डरते थे इसके नाम से। इसका एक जैसे था ना भाई, दहल बैठा दी इसने लोगों के मन में। कौन था ये? तैमूर लंग। कहते हैं हरियाणा के लोग गांव छोड़ छोड़ के भाग गए जैसे ही आया, क्योंकि इतना भयानक, इतना बर्बर था कि सामने आने वालों को तुरंत गांव के गांव जलवा देता बिना किसी कारण से, बस ऐसी दुर्दांत टाइप का आदमी था। फिर ये दिल्ली गया। दिल्ली में इसने जो है नसीरुद्दीन नाम का राजा उस टाइम राज कर रहा था, इसने उसको मरवा दिया, उसके बेटों को, मतलब बहुत बुरा हाल मचाया। फिर इसने दिल्ली के बाद उत्तराखंड को लूटा, हरिद्वार को लूटा, फिर वापस गया, बस लूटने आया था ये। तो हरियाणा में भी इसका असर रहा। और ये आपकी सिरसा वाली बेल्ट ना, सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, फिर ये पानीपत से होता हुआ पहले घुसा तो घग्गर के किनारे से था राजस्थान से, और फिर यमुना से होता हुआ दिल्ली गया था। ठीक है, तो ये तैमूर लंग यानी तुगलक के एंड की कहानी। इसने जाते जाते जिन लोगों को कहा कि तुम अब राज करोगे, क्योंकि यहाँ कोई राज करने लायक नहीं है, वो अगला वंश बना सैयद वंश। लंबा तो नहीं टिका, पर फिर भी उनके से संबंधित है इसलिए बता दिया। और उसके बाद आए लोधी वंश में। लोधी वंश में अफगानों का ये राजपाट था, और सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी, ये सुने होंगे आपने, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से जनता बहुत खुश नहीं थी, इसलिए इब्राहिम लोधी के टाइम में जब बाबर ने अटैक किया तो हरियाणा के पानीपत की जनता ने उनका साथ नहीं दिया, और इसलिए इब्राहिम लोधी मारा गया। और मारा गया लड़के, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत का द एंड हो गया। तो इस तरह से लोधी वंश के साथ हमारी दिल्ली सल्तनत का चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये मेन मेन सी बातें हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो ये आपके लिए बहुत आसान है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो फिर ये आपको परेशान करेगा, इसीलिए चीजें पढ़नी चाहिए सारी। देखो, ये पहला चैप्टर है मध्यकाल का, आपको 1857 के बाद की सारी कहानियां आती हैं। अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो समझते चलना, प्रारंभिक मध्यकाल और सल्तनत काल। सुल्तान कहाँ के थे? ये जो सल्तनत था, ये शब्द हमारे लिए नया था, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के लोग थे जिन्होंने उसको बढ़ाया। ठीक है, भारत के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अब तक आपके देश में हिंदू थे, आपके देश में बौद्ध थे, जैन थे, सनातन धर्म, हिंदू ही सनातन धर्म था। अब आपके देश में विदेशी आ रहे हैं, अटैकर्स, मुस्लिम आक्रमण। तो मध्यकालीन इतिहास का आरंभ मुस्लिम आक्रमण के समय से माना जाता है। हरियाणा भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इन आक्रमणों से अछूता नहीं रह सका। भाई इतना अमीर इलाका था, यहाँ तो आक्रमण होंगे ही होंगे, क्योंकि लूटेंगे ना, यहाँ से टैक्स ले जाएंगे लोगों से, राजाओं से लूट लूट के धन, तो इसीलिए। तोमर वंश, आपके यहाँ तोमर वंश से अनंगपाल तोमर, जिसने दिल्ली बसाई है, ढिल्लिका के नाम से, उसका राजपाट रहा हरियाणा तक भी। ये जब हटेंगे तब चौहान आएंगे। गजनवी पहले आया, उसके टाइम में तोमर थे। गौरी बाद में आया, उसके टाइम में चौहान थे। पेपर में आया था ये, फिर इसमें अपना क्या था ये, ग्राम सचिव के पेपर में ये वाला क्वेश्चन। हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद तोमर वंश की स्थापना हुई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तोमर नरेश, नरेश मतलब राजा। अनंगपाल ने दिल्ली नगर बसाया ढिल्लिका के नाम से। ठीक है, कौन सी शताब्दी में बसाया था इसने? ये 8वीं शताब्दी में। 11वीं सदी में तोमर शासकों को महमूद गजनवी, क्योंकि 1000 के बाद इसने आक्रमण किए हैं ज्यादा, और उसके वंशजों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पेपर में आया था, गजनवी ने जब भारत पर अटैक किया तो हरियाणा किसके अधीन था? तो हरियाणा पर जब गजनवी ने अटैक किया, तोमरों के अधीन था। तोमर, तोमर में किसका नाम मेन है? अनंगपाल तोमर, जिसने दिल्ली बसाई है ढिल्लिका के नाम से। तो तोमरों के राज के टाइम गजनवी आया और चौहानों के टाइम गौरी आया। ये याद रखना है आपको।
आपको पेपर में आ चुका है, ये बहुत बार आता है, ठीक है। और उनके वंशजों का आक्रमण का सामना, तो 11वीं 8वीं के बाद से 11वीं कई शताब्दियां इन्होंने काटी। विदेशी आक्रमण 1009 से 1198, इसको आप कहोगे 11वीं शताब्दी, ये 12वीं शताब्दी। तो 2 शताब्दियों में आपके ऊपर पहले गजनवी आक्रमण करेगा, जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटना है, जो लगातार 17 आक्रमण करेगा और यहाँ के सोमनाथ मंदिर को लूटेगा बहुत भयानक तरीके से 1024 में। उसके बाद ये लगा लो 1024 के बाद वो कुछ सालों में सब चीजें खत्म। 1026-27 तो लास्ट था ना उसका। 9वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने हरियाणा को अपने अधीन कर लिया। सोचो, बंगाल के शासक के अधीन था पहले, फिर तोमरों ने अपनी सत्ता जमाई। तोमर राजा अनंगपाल ने 736, तभी मैंने कहा 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में दिल्ली को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो दिल्ली किसने ढिल्लिका के नाम से बसाई? तोमर राजा। क्या नाम था उसका? अनंगपाल तोमर। और दिल्ली में ही इसने बांध, फरीदाबाद, दिल्ली से लगता ही था फरीदाबाद, वहां बांध बनवाया था, अनंगपुर बांध बोलते हैं, अनंगपुर गांव का नाम था उसके नाम पर, ठीक है। तो दिल्ली कब बसाई गई है? 8वीं शताब्दी में, 736 ईस्वी में। जब हरियाणा प्रदेश पर अफगानों के आक्रमण हुए, उस समय अनंगपाल के वंशज अजयपाल का शासन था। तो जब अफगानिस्तान की तरफ से लोग हमारे ऊपर अटैक करने आने लग गए, तो इस वंश का राज चल रहा था। 1009 में गजनवी ने एक विशाल सेना के साथ हरियाणा पर आक्रमण किया। इसका टारगेट था धन लूटना। गजनवी तो हर बार आया पैसे लूटने। 17 आक्रमण किए इस आदमी ने। महमूद गजनवी बहुत इंपॉर्टेंट। 1009 से 1014 में गजनवी द्वारा हरियाणा के थानेसर पर हमला किया गया। कौन सी वो मूर्ति थी? हाथ में चक्र लिए चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी इसने, ठीक है, बहुत बड़ी मूर्ति। महमूद गजनवी द्वारा किए गए इस आक्रमण के द्वारा मंदिरों और मूर्तियों का विनाश किया गया। मंदिरों का विनाश क्यों करते थे ये? ताकि धर्म जो है उसको खत्म कर सके। और इन मंदिरों में सोने की मूर्तियां थी, इनको ये लूटते थे। जब भी आक्रमणकारी आते ना, तो वो अटैक करते थे मंदिरों पर, क्योंकि मंदिरों में आदमकद की सोने की, असली सोने की मूर्तियां बनी होती थी। अब एक मंदिर में मान लो 10 मूर्तियां सजा रखी हैं, 6-6 फुट 8-8 फुट की, प्योर गोल्ड से बनी, तो उसको उठा के अपनी 10 मूर्तियों को बैलगाड़ी में रखा, तब प्लेन थोड़ी थे, और ले गए अपने देश में उन बैलगाड़ियों में रख रख के। सोचो अगर 10 मूर्तियां ले गए, पता नहीं एक मूर्ति कितने टन की बनती होगी, तो कितना सोना तो ले गए लूट के। गरीब देशों के लोग थे, अटैकर कभी अमीर नहीं थे। अटैक वो करता था जो भूखा मरता था। ये गरीब देशों से आते थे, और भारत सोने की चिड़िया अमीर देश था। इसको बंद कर दो, बहुत आवाज आ रही है बाहर से। तो उसमें पैसा लूट के क्या, उस टाइम कैश तो था नहीं कि भाई एटीएम मशीन थी और ये था। उस टाइम तो ये था कि सोना लूट लो, मूर्तियां हैं, मूर्तियों को लूट के ले जाओ, बन गई बात, ठीक है। तो इसने क्या किया? मंदिरों और मूर्तियों का विनाश कर दिया। जो मूर्तियां सोने की थी उनको ले गया, पत्थर की मूर्तियां तोड़ गया। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर पर तोमर शासक, पेपर में आया था ये, जयपाल का शासन था। तो ये जयपाल तोमर, भाई अनंगपाल, अजयपाल, जयपाल, ये सब इसी वंश के हैं, तोमर डायनेस्टी के। कब बनी थी दिल्ली? राजधानी उनकी 736, यानी 8वीं शताब्दी में। 8वीं से अब 11वीं शताब्दी आ गई। अब अनंगपाल तोमर का वंश चलते चलते इनका खात्मा करेंगे चौहान, जो कि राजपूत राजा है, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन था? जयपाल। अब पेपर में आ जाएगा, सिर्फ वंश पूछा तोमर, लेकिन नाम पूछते तो जयपाल का शासन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। गजनवी ने जब हमारे थानेसर पर, कुरुक्षेत्र पर आक्रमण किया, तो तोमर वंश का कौन सा राजा राज कर रहा था? जयपाल। इसकी जय जयकार थी थानेसर में। अल बरूनी, ये आदमी आपको पता होगा ना, विदेशी है। इसने अल-बरूनी, उतबी, बड़े बड़े राइटर्स हैं, इन्होंने किताब लिखी है। अल बरूनी ने तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, उसमें जिक्र किया है हमारे मंदिरों का भी। तो अल बरूनी के अनुसार उस समय थानेसर के मंदिरों में कांसे से निर्मित देवताओं के हाथों में चक्र लिए स्थापित मूर्तियों को चक्र स्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट, के नाम से जाना जाता। हमारी चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी किसने? इस गजनवी ने, हमारे हरियाणा पे अटैक करके थानेसर पे चक्र स्वामी की मूर्ति। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, इसने हमारे कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का जिक्र भी किया था ना अपनी इस किताब में। अल बरूनी की किताब किताबुल हिंद में थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया था, कि थानेसर जो है वो हिंदुओं का इंपॉर्टेंट केंद्र है। अब ये इस्लाम धर्म वाले हैं, तो हमारे लिए लिख रहे हैं भाई इनकी ये जगह इंपॉर्टेंट है। 1037 में महमूद गजनवी के पोते मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया। अब उनको एक रास्ता मिल गया। गजनवी आया था, देखा अरे यहाँ तो सब खाली पड़ा है, बहुत अमीर है, दुनिया भर का इनका सोना है। तो इसके पोते ने फिर 1037 में हमारे देश पर, हमारे इस हरियाणा पर आक्रमण कर दिया, मसूद ने। फिर इसका बेटा भी आएगा, फिर उसका बेटा भी आएगा, एक पूरी पीढ़ी आएगी इनकी। तो 1037 में महमूद, देखो 1009 से 14 में तो देखो ये बार बार आया था ना। अभी देखो हम पढ़, ये देखो 9 से 14 थानेसर पे बार बार आ रहा था, भाई अमीर इलाका था। अब 9 से 14 के बाद 37 में इसका पोता आया, महमूद गजनवी के पोते मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया, और तोमर शासक कुमारपाल देव से उसका संघर्ष हुआ, मसूद की जीत हुई। तो इसका
जो पोता था वो भी जीत गया। किससे? तोमर वंश से। जयपाल के टाइम में आया था ना इसके दादा, अब पोता आ गया। उस टाइम पे फिर उस टाइम कौन था? जयपाल। अब कुमारपाल आ गया, तो इनकी भी पीढ़ी अगली आ गई, उनकी भी। इसके साथ ही उसका थानेसर कुरुक्षेत्र सहित समस्त हरियाणा पर कब्जा हो गया। तो गजनवी के पोते ने पूरे हरियाणा पे कब्जा कर लिया, तोमर वंश के राजा को हराया और हरियाणा पे कब्जा करके बैठ गया। 1043 में 37, पहले 1009 से 14 दादा, फिर 1037 में पोता, अब पोते की भी अगली पीढ़ी आ गई। 1043 में मसूद के बेटे मादू ने, तो पहले गजनवी, उसके बाद मसूद, अब मादू। ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि जब ये अटैक करने आ रहे हैं तब कोई बच्चे नहीं है ये, तब इनके बेटे भी जवान होके और उनके बेटे भी बड़े हो गए, तब ये अटैक कर रहे हैं। तो 1037 के बाद 1043 में मसूद के बेटे मादू ने आक्रमण किया। तोमर शासक कुमारपाल, इसी को तो हराया था पहले मसूद ने हांसी में, कुमारपाल देव और कुछ अन्य शासकों की सहायता से मादू को हरा दिया। अब भैया अपनी बेइज्जती का बदला लिया। जब इसके पिताजी आए थे, कौन थे वो? मसूद। किसका पोता था वो? गजनवी का। गजनवी तो ताकतवर था ही, नो डाउट। गजनवी का पोता भी ताकतवर था, हांसी पर उसने विजय प्राप्त की, उसने हराया इस कुमारपाल को। अब फिर जब उसका बेटा आया 1043 में, मसूद का बेटा मादू, तो उसको हराया, कई राजाओं को साथ लेके कि इसके पिताजी ने मुझे हराया था, मैं इसको हराऊंगा। ठीक है, तो मादू को पराजित कर दिया। जैन लेखक हेमचंद्र सूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एचएसएससी पूछ चुकी है। हेमचंद्र सूरी किस विधा से जुड़े हुए हैं? तो ये जैन लेखक हैं, पेपर में आ चुका है ये एचएसएससी में। जैन लेखक, क्या नाम है इनका? हेमचंद्र सूरी। सूरी इंपॉर्टेंट है, जैन लेखक के द्वासराय, ये किताब है इनकी, महाकाव्य के अनुसार चौहानों और तोमरों के बीच संघर्ष की समाप्ति विग्रह राज द्वारा दिल्ली और हांसी पर अधिकार करने के साथ हुई। तो अब ये आपस में लड़े, पहले तो विदेशियों से लड़ते रहे भाई। 1009 से 14 में थानेसर पे कौन अटैक करता रहा बार बार? चक्रस्वामी की मूर्ति तोड़ने वाला गजनवी। ठीक है, अलबरूनी ने सारी बातें लिखी। उसके बाद उसका पोता आया, कौन था वो? मसूद। मसूद ने 1037 में आक्रमण किया, हांसी के आसपास अधिकार कर लिया। फिर उसका बेटा आया 1043 में, मादू। उस मादू को किसने हराया? जिससे कि जिसने जो हारा था मसूद से, यानी बेटे को हरा के बदला ले लिया। किसने? जो इसके तोमर वंश के थे। अब तोमर और चौहान आपस में लड़े और फिर चौहानों ने विजय प्राप्त की दिल्ली पर। ठीक है, ये रहा देखो। पहला तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। जब पहला तुर्क आक्रमण हुआ था आपके ऊपर, तो जयपाल था ना, वहां उसकी जय जयकार थी थानेसर में, उसी की बात कर रहे हैं, सेम पॉइंट है ये। महमूद गजनवी ने थानेसर के चक्रस्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद, मतलब बहुत ऊंची हाइट, प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। ये सब मैंने रिपीट करके लिखवाया है। मादू की मृत्यु, मादू कौन? जिसको हराया था, की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम ने हरियाणा पर पुनः आक्रमण किया। हरियाणा के तत्कालीन तोमर नरेश थे तेजपाल, तो कभी अजयपाल, कभी अनंगपाल, अब तेजपाल। इसने इब्राहिम के सम्मुख बिना लड़े ही घुटने टेक दिए और हरियाणा प्रदेश गजनी राज के अधीन हो गया। कैसे कैसे राजा थे ना, कहीं लड़ रहे थे, कहीं बाप का की हार का बदला जो है बेटे से उतार रहे थे, और अब बिना लड़े ही इब्राहिम ने घुटने टेक दिए। ठीक है, इब्राहिम के सम्मुख किसने? जो तोमर नरेश था तेजपाल, कहने को तेज था लेकिन बहुत ढीला ढाला राजा था ये, अधीन हो गया। 1139 के आसपास चौहान नरेश, अब चौहान तोमरों को हराएंगे। चौहान नरेश अरुण राज या अरुणो राज ने हरियाणा को अपने अधीन किया। पेपर में आ जाएगा, किस चौहान नरेश ने दिल्ली को अपने, हरियाणा को अपने अधीन किया? अरुणो राज। अरुणो राज का ही नाम है अरुण राज। तो अरुणो राज चौहान राजा है जिसने हरियाणा पर अपना कब्जा जमा लिया। पहले हरियाणा पर कौन थे? तोमर। तोमरों की लड़ाई झगड़े किसके साथ हुए? मसूद के साथ, मादू के साथ। उसके बाद ये कहने को बस ये तेजपाल था, इसने घुटने टेक दिए इब्राहिम के सामने बिना लड़े ही। अब हरियाणा किसके अंडर आएगा? तोमरों, इसके चौहानों के अंडर। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट। 1182 में पृथ्वीराज तृतीय, उनके वंश का है ना ये अरुणोराज वाला, ने हरियाणा में भादानकों को पराजित करने हेतु सेना भेजी। अब ये छाएगा हरियाणा पर। मोहम्मद गौरी, अब उसकी और गौरी की लड़ाई होगी। गौरी किसके बाद आया? गजनी के बाद, गजनवी के बाद। गजनवी 1009 से 1014 याद करो, 1037, 1043, उसी का पोता और उसका बेटा था ना मसूद मादू। हमारे यहाँ कौन था उस टाइम में? तोमर वंश के राजा। फिर तोमर और चौहान आपस में लड़े, अरुणोराज ने शुरुआत कर दी, और उसके बाद उसी की पीढ़ी में कभी पृथ्वीराज चौहान, जो अब यहाँ पे राज करेगा, और वहां से आएगा गौरी। गौरी और वो आपस में लड़ेंगे तराइन के युद्धों में। ठीक है, मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी। क्यों? क्योंकि 1191 की लड़ाई है तो 12वीं तो कहेंगे। 12वीं शताब्दी में चौहान या चाहमान,
चौहान चाहमान एक ही है। शासकों ने दिल्ली और हरियाणा का तोमर शासन समाप्त कर दिया। इन्होंने तोमरों को हरा दिया, ये अपने ही हैं इंडिया के। चौहान या चाहमान ने दिल्ली और हरियाणा का तोमर शासन समाप्त कर दिया। तोमर जिसने कि 736 में दिल्ली बसाई थी, अनंगपाल तोमर। तो लगा लो 736 से 836, 936, 1000, अब 1100, तो ये 1100 उसी हेर फेर के। तो 400 साल तक तोमर रहे हरियाणा दिल्ली में। अब चौहान आ गए, ठीक है। क्या नाम था इनका? चौहान। तो 12वीं शताब्दी में चौहान। पेपर में आएगा 8वीं शताब्दी में तो तोमर, 12वीं में तो चौहान, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 1175 से 86 के बीच निरंतर संघर्ष कर पंजाब को, जिस पर किसका राज था? महमूद के वंशज। महमूद वही गजनवी, मादू मसूद उसी के तो थे ये, इब्राहिम वगैरह। इसके वंशज छोटे मोटे शासन कर रहे थे। ये इसने पहले अपने आप ले लिया कि पहले पंजाब को हड़प लेता हूं। किसने? गौरी ने। 1191 वो भयानक लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय और हांसी से गोविंद राय, ये इसका दोस्त मान लो, इसका हेल्पर, की संयुक्त सेना के साथ मोहम्मद गौरी की सेना का तरावड़ी या तराउरी या तराइन, करनाल में पड़ता है, नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ। इसे तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में ही अगर इसको मार डाला जाता तो कभी भी ये सेकंड युद्ध करने आ ही ना पाता। 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तरावड़ी में युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। इस युद्ध में भी गोविंद राय, अब ये भी मारा जाएगा, पृथ्वीराज के साथ लड़ा। मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इस बार उल्टा हो गया। इस युद्ध के पश्चात अग्रोह का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। अब धीरे धीरे आपका हरियाणा मुस्लिम शासन के अधीन जाएगा। हांसी हिसार क्षेत्र में जाटवा नाम का राजा था। हांसी, अभी हम पढ़े ना, हांसी इंपॉर्टेंट था। तो हांसी में जाटवा नाम का एक सरदार था, राजपूत राजा था। जनता ने शत्रु का साहसपूर्ण चुनौती दी, लेकिन जाटवा राजा मारा गया। तो पेपर में आएगा हांसी, तो आप कहोगे जाटवा, ठीक है। एक आदमी कौन उनकी मदद कर रहा था? ये देखो ऊपर उसका नाम था, क्या नाम था इसमें? पृथ्वीराज चौहान की पराजय, इसमें था ना ये एक और आदमी गोविंद राय, ये हांसी से था। और वो आदमी फिर हांसी में कौन संभालेगा? वो तो एक्सपायर हो गया, जाटवा, ये हांसी को। हांसी के बाद सिरसा पर आक्रमण हुआ, इसमें अफगानों की विजय हुई। तो अफगान तो जीतते ही चले गए धीरे धीरे, है ना। स्टार्टिंग में आए थे, हांसी वाला भी साथ गया था, पृथ्वीराज के जीत गए थे, उनको जिंदा छोड़ दिया। अगले साल फिर आया तो इस बार पृथ्वीराज चौहान भी मारा गया, और हांसी वाला गोविंद राय भी, और जाटवा भी, जो कि संभालने आया था हांसी को। अहीरवाल में, अहीरवाल जो ये था ना अपना रेवाड़ी वाला इलाका, अहीरवाल में वहां की जनता ने रेवाड़ी के राज्यपाल तेजपाल, ये भी मारा जाएगा, के नेतृत्व में अफगानों को कड़ी टक्कर दी। इस युद्ध में अफगान सेनापति इब्राहिम मारा गया, 12 हजारी कहलाता है वो, लेकिन बाद में फिर इनको भी हरा देंगे। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी के मुख्य सेनापति, जो मैंने आपको नाम बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मेन गुलाम था उसका, इसने रेवाड़ी पर आक्रमण किया। जब इनका एक आदमी मर गया ना सेनापति, तो फिर उसने कहा अरे यार सेनापति मर गया, तुम ताकतवर सेना लेके जाओ। तो अपने खास आदमी को भेजा, ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रेवाड़ी पर आक्रमण किया, अहीरवाल की सेना को पराजित, क्योंकि पहले छोटा आदमी गया था, हार गया, मारा गया, लेकिन अब तगड़ी सेना गई, अब हारना पड़ा। मेवात के राज्यपाल थे हेमराज। तो देखो ये सारे हमारे लोकल हैं। कौन कौन? तेजपाल हुआ, या हेमराज हुआ, या अभी अब पढ़ रहे थे गोविंद राय, या आपने जाटवा पढ़ा। जाटवा हांसी को संभालने आए, क्योंकि हांसी का गोविंद राय मारा गया था। अब यहाँ कौन पढ़ रहे हैं आप? तेजपाल, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं? हेमराज। मेवात का राज्यपाल था हेमराज। इसके नेतृत्व में वीर मेवाती, मेवाती बहुत टक्कर लेते थे इन मुगलों के साथ और इनके दिल्ली सल्तनत वालों के साथ, ने अफगानों से डटकर मुकाबला किया और अफगान सेनापति बजहुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया। यानी मेवात के हेमराज ने भी वही जज्बा दिखाया जो किसने दिखाया था यहाँ पे? तेजपाल ने। तो तेजपाल ने रेवाड़ी के लोगों के साथ काम किया था, हेमराज ने मेवात। तो मेवात रेवाड़ी आसपास ही तो है, उसी बेल्ट में, ठीक है। उनका भी सेनापति मरा, इनका भी। फिर कौन आया था? ऐबक, बड़ी सेना लेके। अब देखो यहाँ फिर ऐसा ही होगा। इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत बड़ी सेना मेवात भेजी, जिससे युद्ध करते हुए हेमराज वीरगति को प्राप्त हुआ। यानी जब छोटी सेना आई तो हमारे 2 लोकल लीडर जीत गए, लेकिन जब ये जीत गए, इन्होंने उन सेनापतियों को मार दिया, तो ये बात पहुंची ऐबक के कानों में। ऐबक किसका खास आदमी था? गौरी का। तो ऐबक ने बड़ी सेना भेजी, मेवात में भी और रेवाड़ी में, और फिर दोनों मारे गए हमारे, दोनों इंपॉर्टेंट, हेमराज भी और तेजपाल भी। देखो हमारे हैं ये दोनों, ये देखो तेजपाल था रेवाड़ी का, पहले इन्होंने मारा था ना, देखो सेनापति इब्राहिम को, फिर ऐबक ने बड़ी सेना भेजी, ये मरवाया। अब हेमराज ने मार दिया जब इनका आदमी, तो फिर बड़ी सेना गई, अब हेमराज मारा गया। तो हमारे 4 लोकल लीडर, गोविंद राय, जाटवा, हेमराज, और एक क्या बताया मैंने आपको, ये तेजपाल, ये रहा।
ठीक है। तेजपाल रेवाड़ी का, हेमराज मेवात का, जाटवा हांसी संभालने आया था राजपूत, और गोविंद राय हांसी का था जिसने मदद किसकी की थी, अपने पृथ्वीराज की। तो ये बार बार पढ़ोगे ना तब याद होंगे ये। ठीक है। हेमराज भी कई दिनों के लगातार संघर्ष के बाद अफगान हरियाणा पर अधिकार करने में सफल हुए। तो ये चार बड़े नाम उनको बार बार रोक रहे थे, फिर सेना ले लेके आते रहे और फाइनली हमारे हरियाणा पे कब्जा हो गया अफगानों का। ठीक है। अब शुरू होता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में ग ख तस्लम गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद, फिर लोदी। ये 5 वंश हैं इसमें सल्तनत काल में। इन्हीं के बीच में आएंगे गुलाम वंश में मेन बड़े चेहरे। सबसे पहला ऐबक, देखो जो बड़ी सेना भेज रहा है बार बार, हेमराज को मरवाया, तेजपाल को मरवाया, जाटवा मारा गया, और अपना ये गोविंद राय, चारों लोकल लीडर्स थे ना यहीं के, ये मारे गए। वही ऐबक है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, दास वंश। दास क्यों कहते हैं? क्योंकि दास था गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और हरियाणा का पहला मुस्लिम शासक बना, इससे पहले कोई मुस्लिम शासक नहीं था, और गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश और बाद में रजिया सुल्तान, इसकी बेटी, का शासन रहा। उनके काल में लाहौर और भटिंडा में विद्रोह हुए। उस विद्रोह को दबाने ही तो गई थी ये इनकी बेटी इल्तुतमिश की, जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र पर पंजाब के प्रशासक कुबाचा और गजनी के शासक यल्दौज ने आक्रमण किए। ये कुबाचा और यल्दौज कभी ऐबक के दोस्त थे। ये एक्चुअली ना तीनों अच्छे दोस्त थे। कौन कौन? ऐबक, यल्दौज, कुबाचा। ये तीनों किसके गुलाम हैं? गौरी के। गौरी का अपना कोई बेटा नहीं है, प्रॉपर्टी लूटता जा रहा है, एरिया बढ़ाता जा रहा है, बेटा है नहीं, तो इन तीनों को प्रॉपर्टी मिलनी थी। तो ये जो हमारी इंडिया वाली बेल्ट थी ना, दिल्ली, ये पंजाब वाली, ये किसको मिल गई? लाहौर तक की ऐबक को। तो इससे चिढ़ने लग गए थोड़े थोड़े कुबाचा और यल्दौज, तो कई बार उन्होंने अटैक किया। तो इस ऐबक ने क्या चालाकी चली, इसने अपनी बहन की शादी कर दी कुबाचा के साथ, तो बस यल्दौज यल्दौज रह गया, और वो गजनी से इतना आता नहीं, गौर के आसपास का था, तो उसका थोड़ा डर कम हो गया। फिर भी लड़ते थे आपस में। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हरियाणा पर पंजाब का प्रशासक था कुबाचा, जिससे किसने? ऐबक ने अपनी बहन की शादी की थी। और गजनी का शासक था यल्दौज। इन्होंने आक्रमण किए कि भाई हमारा दोस्त तो मारा गया, अब ये जो इसका अगला आदमी है, इससे तो हम प्रॉपर्टी छीन सकते हैं ना, इनका दोस्त तो ऐबक था, ऐबक तो खत्म हो गया। तो अब ऐबक के बाद जो है उस पर अटैक किया इन दोनों ने। कुबाचा ने सिरसा के आसपास का क्षेत्र अधीन कर लिया, लेकिन शीघ्र ही यल्दौज ने कुबाचा को पराजित कर इस क्षेत्र को गजनी राज्य का अंग बना लिया। अब ये आपस में लड़ रहे हैं, यल्दौज, कुबाचा, ऐबक तो मारा गया, इल्तुतमिश के विरुद्ध ये दोनों आ रहे हैं, कभी आपस में लड़ रहे हैं। तरावड़ी तराइन के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र में तीसरी लड़ाई होगी अब ये, यल्दौज और इल्तुतमिश। पहली चौहान, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुई, दूसरी भी उनके बीच, अब तीसरी देखना। तो तरावड़ी तराइन में एक यल्दौज है जो कि गजनी का राजा है, और एक इल्तुतमिश है जो दिल्ली सल्तनत का राजा है। इनके बीच हुए युद्ध तराइन का तीसरा युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इल्तुतमिश की विजय हुई, दिल्ली वाला जीत गया। यल्दौज को बंदी बनाकर कत्ल कर दिया गया। इस युद्ध में कुबाचा ने सुल्तान इल्तुतमिश की सहायता की थी। कुबाचा कौन? जो कभी खुद ही इससे डरता था, लड़ता, बाद में कहते हैं इसने आत्महत्या कर ली, कुबाचा ने। तो कुबाचा जो है ना, यल्दौज, कुबाचा, ऐबक। ऐबक की बहन की शादी कुबाचा से कर दी ऐबक ने, और ऐबक 4 साल बाद मारा गया। यल्दौज वहां से अटैक करता था कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा। इस लड़ाई के लिए वो जब आया तो इल्तुतमिश उससे डट के मुकाबला करेगा, वो और यल्दौज लड़ेंगे तराइन में, और फाइनली तराइन में यल्दौज मारा जाएगा और इल्तुतमिश जीत जाएगा। इल्तुतमिश की मदद की है कुबाचा ने। कुबाचा और यल्दौज कभी दोस्त थे। ठीक है। आगे क्या कहते हैं? यल्दौज की हार के बाद सिरसा आदि स्थानों पर कुबाचा के हाकिम होने का उल्लेख है। 1227 में कुबाचा ने अपनी स्वतंत्र सत्ता का ऐलान कर दिया। अब कुबाचा बोला यार मैं हूं स्वतंत्र, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए इल्तुतमिश ने सिरसा पर आक्रमण कर दिया, और इस संघर्ष में कुबाचा पराजित हुआ। कभी कुबाचा तो उसकी मदद कर रहा था, फिर बोला मैं तो हूं आजाद, इंडिपेंडेंट, नहीं मानता किसी की भी। तो फिर इसने इल्तुतमिश ने कहा भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, चढ़ाई कर दी और वहां जाके उसको हरा दिया। ठीक है। इल्तुतमिश के समय हरियाणा का मुख्य इक्ता कौन कौन से थे जहां से पैसा निकालते थे? दिल्ली, हांसी, सिरसा, सरस्वती इसी का नाम, पीपली, सरहिंद, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल। ठीक है। सबसे छोटा इक्ता पलवल था, यहीं से टैक्स आता था। हांसी का इक्ता सैनिक और आर्थिक महत्व के कारण काफी अहमियत रखता था। हांसी के इक्ता से बहुत अच्छी कमाई होती थी क्योंकि हिसार का इलाका काफी बड़ा था। ठीक है। हांसी का इक्ता 1226 से 28 तक नासिरुद्दीन के पास रहा। नासिरुद्दीन बाद में राजा बनेगा 20 साल के लिए, जो बाद में सुल्तान बना। उसके बाद 1228 से 32 तक नासिरुद्दीन ताइसी मुईजी के पास रहा, जो सुल्तान का अत्यधिक विश्वास। ये पूछने नहीं वाले, एक आइडिया दिया कि हांसी के इक्ता से पैसा बहुत कलेक्ट होता था, टैक्स, इसलिए हांसी का इक्तादार की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। शाह तुर्कान एक महिला थी, ये बहुत इंटरफेयर करती थी।
तो इसलिए इसको हटा दिया और फिर किसको लेके आए देखते हैं। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा दिया, नालायक टाइप का राजा था, और रजिया को सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ये सब मैंने आपको बता दिया है। उत्तरी हरियाणा के जाटों ने कहा भाई हम नहीं मानेंगे इसकी महिला की बात, और ना राजपूत माने, क्योंकि राजपूत और जाट अब तक कोई महिला तो इन्होंने देखी नहीं थी ऐसे राज करती हुई, तो ऐसे कैसे इनकी बात मान ले, इसलिए विरोध किया पंजाब ने, जाट हरियाणा ने और राजपूतों ने। ठीक है, तो उत्तरी हरियाणा के जाट और राजपूतों ने रजिया का प्रबल विरोध किया। उन्होंने कहा भाई हम नहीं सुनेंगे इसकी। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास डाकुओं द्वारा रजिया और उसके नव विवाहित पति अल्तुनिया, जो कि पंजाब का हेड था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया और 14 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास उनका कत्ल कर दिया। यही इनकी गुंबद है। कैथल में रजिया बेगम के नाम की गुंबद भी निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ मारी गई थी? कैथल में। सुल्तान नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1266 में बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन वो जिसके हांसी का जो इख्तियार था, खूब पैसा कमाता था, जब यहाँ से टैक्स ले जाता भर भर के तो उसको लूटते थे मेवाती। तो इसने क्या किया, मेवात के जंगल कटवा दिए, आग लगवा दी उनमें। ठीक है, बलबन दिल्ली का राजा। फिर ये 66 से 86-87 तक रहेगा। बलबन ने 65 में राज्य के शक्तिशाली मेवातियों, यहाँ के तगड़े कौन थे? मेव जाति के लोग, की शक्ति नष्ट करने का प्रयास किया। तो इसने क्या कोशिश की कि मेवातियों के तो जंगल जलवा दिए, दुर्ग बनवा लिया। दिल्ली गुड़गांव सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग बलबन ने बनवाया। तो दुर्ग में सेना रखता था, हथियार आएंगे तुरंत मार देंगे। बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन हुआ 30 साल के लिए, 1290 से 1320 तक। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक, अब ये सबको मिक्स कर रहे हैं, तुगलक अगला वंश की नीतियों से असंतुष्ट थे हम। वो कैसी अजीब पागलों वाली नीतियां बनाता था, कभी राजधानी परिवर्तन, कभी मुद्रा में चेंज कर रहा है, कभी उसने पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब से नियम बना दिया, दुआब में कर बढ़ा दिया, तो उससे हम असंतुष्ट थे। हरियाणा में गुहुराम, कैथल, सुनाम, समाना, इन जगहों पर किसानों ने राजस्व देना बंद कर दिया कि हम नहीं देते टैक्स इस दिल्ली के पागल राजा को। कैथल का पहला विद्रोह हुआ, ये किसान कर रहे थे, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसानों ने किया। फिरोज शाह तुगलक अब ये नहरें बनवाएगा, शहर बसाएगा, ने फतेह खां अपने बेटे के नाम पर फतेहाबाद और हिसार नगर बसाए। इसके शासनकाल में गोहाना क्षेत्र में विद्रोह हुआ। क्यों? क्योंकि इसने गोहाना के मंदिर तोड़वाए, किताबें जलवाई वहां, इसीलिए। तैमूर लंग, जिसके देखो पैर खराब था, जो वो कत्लेआम करता था, 1398 में भटनेर, वर्तमान हनुमानगढ़ यानी राजस्थान, को बुरी तरह तबाह करने के बाद घग्गर नदी से होते हुए हरियाणा में सिरसा, क्योंकि घग्गर सिरसा से राजस्थान जाती है ना, फिर ये फतेहाबाद आया, टोहाना इसी का हिस्सा, पूर्णक, कैथल, ये पुंडरी होना चाहिए, कैथल, असंध और पानीपत पहुंचा, और फिर यमुना के सहारे सहारे कहाँ गया? दिल्ली। घुसा था घग्गर के किनारे से और फिर आ गया यमुना के किनारे और दिल्ली को लूटा। हमें भी बहुत परेशान किया इसने हरियाणा। पूछेंगे कहाँ आया, तो सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, फिर ये कैथल, असंध, पानीपत और फिर सोनीपत से होता हुआ दिल्ली गया। सिकंदर लोदी, लोदी वंश का था ना सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर बसाया था 1504 में। ये धर्मांध था, ये सब धर्मांध थे, जितने ये मुस्लिम शासक आए थे बीच में, आधे इसमें धर्मांध थे। सिकंदर लोदी की धर्मांधता के कारण कलायत और जींद में विद्रोह हुए, यहाँ की जनता ने किए, किंतु हरियाणा को 1451 में सल्तनत का अंग बना लिया गया। लेकिन फिर भी कुछ भी विद्रोह कर लो, सल्तनत का हिस्सा बन गए। ये गुलाम वंश की खासियत में कुछ पॉइंट्स मैंने सारे डाल दिए थे। अब गुलाम से अगला है खिलजी, ग ख तस्लम, खिलजी, दो राजा, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन। हमारी हिम्मत ज्यादा नहीं बनी उनके खिलाफ जाने की, क्योंकि अलाउद्दीन की स्थायी सेना थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी था। इसामी एक साहित्यकार बताते हैं कि 1305 में मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। तब खिलजी यहाँ का राजा था। अलाउद्दीन का एक चहेता हिंदू जनरल था नानक, जो बहुत ही प्रसिद्ध सेना नायक था। इसने मंगोलों को हांसी और सिरसा के बीच रोका। अलाउद्दीन के शासनकाल में दीपालपुर का हाकिम था गाजी मलिक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, अगला हेड बनेगा वो तुगलक बनेगा, ने विद्रोह कर दिया और वो निर्विरोध सिरसा तक आ पहुंचा, परंतु यहाँ उसे खुसरो शाह की सेना ने रोक लिया। बाद में ये अगला वंश चलाएगा। गाजी मलिक और खिलजी सेना के बीच हुए इस युद्ध में खिलजी सेना के कई सेना अधिकारी मारे गए, कुतलुक खां और खाने खान भी शामिल हैं। अब ये इनको हटा देगा ना ये, ठीक है। इसके बाद ये मैप्स हैं, इनको आप पीडीएफ में पढ़ लेना, सारी वही बातें हैं।
मिफ्ताउल फुतूह के लेखक अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो बहुत बड़ा नाम, कहते हैं इसने 7 सुल्तानों का काल देखा, तोताए हिंद कहलाता है, और खड़ी बोली का पहला यूज इसी ने किया था, 7 सुल्तानों के दरबार में रहा ये। अमीर खुसरो के अनुसार गाजी मलिक की विजयी सेना ने सिरसा पर अधिकार करके हांसी को हथियाते हुए मदीना, रोहतक, मंदोनी और पालम के रास्ते लहरावत में डेरा डाला, जहां उन्हें सुल्तानी सेना से एक और युद्ध करना पड़ा। इसमें विजय गाजी मलिक के हाथ लगी। गाजी मलिक ही अगला जो बनेगा ना तुगलक वंश का, वो गाजी मलिक है। इस प्रकार हरियाणा सहित उत्तरी भारत का बहुत बड़ा भूभाग पर गाजी मलिक का अधिकार हो गया। यानी खिलजियों के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ने को मिला, क्योंकि खिलजी बहुत ताकतवर थे, तो ना मेवातियों ने संघर्ष किया उनसे, ना हम ज्यादा लोकल लीडर्स हमारे लड़े। तो अब अगले कौन आ गए, वो 3, जिनमें एक पागल है मोहम्मद बिन तुगलक, एक ये गाजी तुगलक है, गाजी बेग तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक जिसको कहते हो, और एक है फिरोज शाह तुगलक, जो मंदिर तुड़वाएगा हमारे गोहाना के, जो नहरें बनवाएगा हमारे लिए, और जो शहर बसवाएगा। ठीक है, ये है तुगलक वंश 1320 से 1398। मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली, हांसी, सिरसा के इक्ते अधिक प्रसिद्ध थे। मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह, तो यहाँ से खूब पैसा आता था। फिरोज शाह तुगलक जिसने नहर और शहर बसाए, ने नए नगरों की स्थापना की, इनमें हिसार हमारे यहाँ पर, फिरोजाबाद ये दिल्ली था, फतेहाबाद ये हमारा, दोनों हमारे, ये यूपी के, फिरोजपुर, जौनपुर प्रमुख हैं। तो दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में से शहर 300 शहर बसाए। ये फाहियान होना चाहिए था, ये गलत लिखा थोड़ा सा, के अनुसार नासिरुद्दीन महमूद, ये आदमी राजा था, ये ने इंद्री और करनाल को मिलाकर एक इक्ता बनाकर उसे अपने खास अमीर ख्वास खां को दे दिया। हरियाणा में गुहाने लिखा ना, ये गोहाना है, गोहाना। सोनीपत के मंदिरों को फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाया, ये इसकी गलती है, धर्मांध है ये। सोनीपत में गोहाना के मंदिर तुड़वाए, किताबें जलवा दी हमारी, ये बहुत गलत, ये इसने किया। पूछ लेंगे किसने किया, तो जिसने शहर और नहर बसाए थे, कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को अपने बेटे फतेह खां की याद में बनवाया। गुजरी महल इसने हिसार में बनवाया, इसकी पत्नी थी ना गुजरी, उसकी याद में क्या, उसने कहा भाई मैं तो दिल्ली नहीं जा सकती, तो क्योंकि मेरे माँ बाप यहाँ है, तो उसने यहीं बनवा दिया गुजरी महल। कहाँ, हिसार में। ये भी इसने बसाया और ये भी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की, भारत का सिराज कहते हैं जौनपुर, यूपी वाला। पटियाला से हरियाणा में घग्गर नदी से नहर बनवाई, तो नहरों का ये कहलाता है ना शाही नहर, और कई अलग नहरों का निर्माण करवाया। तो नहर और शहर फिरोज शाह तुगलक, लेकिन गलती क्या कर गया, गोहाना के मंदिर तुड़वाए। हिसार में लाट की मस्जिद भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं। अगला वंश आया लोदी वंश। लोदी वंश जिसमें कि बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, जो मुगलों से लड़ेगा पानीपत के दूसरे युद्ध में। तो लोदी वंश 1451 से 1526, पानीपत की पहली लड़ाई तक। बहलोल लोदी के समय विद्रोही मुक्ताओं में हिसार और लाहौर आदि प्रमुख थे। ये क्या है लोदी वंश, ये अफगान वालों का है, अफगान वालों का। तो ये बहुत सारे अफगान से लोगों को इसने बुला लिया कि आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ हम राज करेंगे, तुम्हें बड़े पदों पे बैठाऊंगा। और सच में बैठाया। और अफगान सरदार जब तक खड़े रहते थे ना, तब तक ये बैठता नहीं था, इसने बराबरी। तभी कहते हैं सबसे लंबा कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में इस आदमी का था, बहलोल लोदी का। 39 ईयर्स तक ये राज कर गया, 1451 से, और 1489 तक इसने राज किया। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, बहलोल लोदी, अफगान था ये। ठीक है, तातार खां यूसुफ का विद्रोह काफी प्रबल था। अंबाला स्थान पर तातर खां यूसुफ, इसने यहाँ लोकल ने, शाही सेना के योग्यतम राजकुमार निजाम खान के नेतृत्व में भीषण युद्ध हुआ, तातार खां यूसुफ की पराजय हुई। बहलोल लोदी के समय तातार खां के बाद हिसार का मुक्ति था स्वयं निजाम खां रहा। नारनौल इब्राहिम सूर के पास रहा, शाहबाद और पायल का हाकिम उमर खान था। ये सब नाम बता रहे हैं छोटे छोटे। हांसी हिसार के पास एक छोटी सी जागीर थी मत्थी खां सूर नामक एक सरदार के पास। सिकंदर लोदी के समय, जिसके टाइम में आगरा बना है, कलायत और जींद में विद्रोह, ये किसान करते थे। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट, पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई से पहले बाबर को हिसार के फौजदार हामिद खान ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाबर रुका नहीं था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 के समय शमसाबाद, थानेसर और शाहाबाद के परगने मियां एमाद के अधीन थे, यानी ये सब राजपाट चल रहा था। खाने जहां की मृत्यु के बाद उसकी विधवा और पुत्र को कैथल के पास जागीर प्रदान की गई, छोटे राजा आएंगे। महाबन की जागीर अली खां के पास, झज्जर की जागीर उस्मान के पास प्रदान की गई। शेख सैयद हांसी क्षेत्र का और दरिया खां पानीपत का हाकिम था। ये इंपॉर्टेंट है। मेवात का अधिपति यानी हेड हसन खां मेवाती, ये लड़ेगा बाबर से, 1527 में मारा जाएगा। हसन खां मेवाती, वहां मेडिकल कॉलेज का नाम भी है ना, इसी के नाम पर। पानीपत के युद्ध में हामिद खां हिसार और मेवात के हसन खां मेवाती और उसके पुत्र नाहर खां ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया। तभी हसन खां मेवाती मारा भी जाएगा, क्योंकि ये बाबर से रुकेगा नहीं, बाबर को इसको मारना पड़ेगा, वरना ये खूब लड़ेगा।
सल्तनत काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सल्तनत काल में सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? पलवल। और इंपॉर्टेंट इक्ता था हांसी, जहां से खूब पैसा आता था। हरियाणा में भूमि कर को जमा करने के लिए साहिबे दीवान नामक पद था। साहिबे दीवान टैक्स इकट्ठा करते थे। और सूरदास, जो कि हमारे इसी के समकालीन थे ना, सूरदास किसके समकालीन थे? सूरदास आपके लोधी वंश के समकालीन थे। ये अंधे थे ना, जन्मांध थे। सूरदास, याद करो, सीही गांव फरीदाबाद में जन्मे थे, कृष्ण भक्ति की थी इन्होंने, वही सूरदास। इन्होंने अपनी कविताओं में जो पैसा इकट्ठा करता है भूमि का कर, उसे मुहसिब कहा है। कहीं मुहसिब लिखा है, कहीं मुहसिब। ये नाम दे दिया पद को, जो टैक्स इकट्ठा करेगा जमीन का, उसे मुहसिब या मुहसिब नाम दिया है आपके यहाँ जन्मांध व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा भगवान का वर्णन किया, जिसका नाम है सूरदास। ठीक है, साहिबे दीवान, तो दीवान पैसे इकट्ठे करने वाला। सुल्तान नसीरुद्दीन और बलबन के समय, बलबन पहले इसके अंडर काम कर रहा था जब लूटा जाता था इसके काफिले को, हांसी वाले को, के समय हरियाणा के मेवात क्षेत्र में, मेवात इसको दुखी करता था ना, मेव जाति के बड़े लुटेरे हुए। खूब लूटा उसने, किसके पैसों को? बलबन के पैसों को। फिर बलबन ने जंगल कटवाए और दुर्ग बनवाया। बलबन ने मेवात क्षेत्र के जंगलों को नष्ट कर 1265 में मेवातियों पर विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर उनका अंत कर दिया। जंगल कटवा दिए, कहां भागते, मार दिए। बलबन सुल्तान बनने से पहले हांसी का इक्तादार था, तभी तो इसके पैसे लूटते थे ये मेवात के लोग। कैथल का शासक था मोहन सिंह भंडार। ये मोहन सिंह मंडार है, मंदार भी यही है, भंडार भी यही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मोहन सिंह मंडार कहते हैं ये एक ऐसा सैनिक था जांबाज। युद्ध हुआ, एक बार लड़ाई होती थी, विद्रोह और इस तरह के, तो जिसमें जलालुद्दीन खुद लड़ने आया था। जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का पहला राजा था, सुल्तान था। तो कहते हैं इसने ऐसा अटैक किया, ऐसा उसके मुंह पे एक वो मारा, चाकू टाइप, कटार टाइप था उसका, पूरा यहाँ से ऐसे चेहरा जो था ना ये फट गया था। तो जैसे राजा के ऊपर इस तरह से अटैक करना कोई छोटी चीज नहीं थी। तो बाद में तो ये बात तो पता ही नहीं चला किसने मारा किसने नहीं। तो जब जलालुद्दीन राजा बना ना सुल्तान, उसने कहा यहाँ की सेना में कोई था जिसने मेरे ऊपर अटैक किया, कौन था वो? तो सबको लगा ये मारेगा उसको, तो बताया भाई ये था। तो इसने उसको फिर बहुत बड़े मतलब उपहार दिए। उसने कहा तुम सच में जाबाज हो, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कि सुल्तान के ऊपर अटैक कर दिया। तो इससे गुस्से में नहीं आया वो, इसको उपहार दिए। यही है वो मोहन सिंह मंडार, या मोहन सिंह मंडार, मंदार या भंडार, कुछ भी लिख दे। तो कैथल का था ये। कैथल का शासक मोहन सिंह भंडार और हसन खां मेवाती, ये दोनों लड़ाकू थे ये। तो मोहन सिंह मंडार भी और हसन खां मेवाती आदि ने तैमूर के उत्तराधिकारी सैयद वंश के राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। ये किससे लड़े फिर? बाबर से। नवंबर 1398 में वो लंगड़ा एक आदमी आएगा ना, जो जिसका पैर खराब है, तैमूर लंग, लेकिन बहुत ताकतवर है वो। तैमूर ने फतेहाबाद में कत्लेआम मचा दिया, हर जगह कत्लेआम किया, लेकिन फतेहाबाद में ज्यादा। इसी समय तैमूर भटनेर, हनुमानगढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद घग्गर नदी के किनारे सिरसा, फतेहाबाद और टोहाना की ओर बढ़ा, और फिर यमुना का रास्ता पकड़ते हुए पानीपत से, सोनीपत से सीधे कहाँ गया? दिल्ली। और दिल्ली में नसीरुद्दीन नाम का राजा राज कर रहा था, उसको खूब लूटा, लाल किला सब लूट लिया। और फिर वहां से गया ये हरिद्वार, और वहां मारकाट मचाता हुआ वापस चला गया। अफगानिस्तान की तरफ से आया था, भूखमरी थी वहां, गरीबी थी। इंडिया दिखता था आसानी से घुस जाओ, लूट के ले आओ, इतना लूट लाओ कि कई साल बैठ के खा लो, फिर दोबारा लूट लाना। हमें कोई फर्क पड़ता नहीं था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अमीर थे, तो इसलिए लगातार ये अटैक्स करते थे। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर शुरू हो गए हैं आपके, आप इनको पढ़ोगे, बहुत आसान है ये प्रश्न उत्तर। जिसको सारे आते होंगे ना, जो कर लेगा, उसको फिर ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज हमने मध्यकाल की एंट्री पढ़ी कि किस तरह से मध्यकाल में, सल्तनत काल में आपके हरियाणा का प्रभाव रहा, आपके हरियाणा ने क्या कुछ किया ताकि आपका जो एरिया है ये सेफ रहे। विद्रोह किए, हमने कोशिश की उनको दबाने की, उनको मारने की, कई बार हमने देखो पढ़ा, मारे भी, फिर बड़ी सेनाएं आई तो फिर हमारे ऊपर अधिकार कर लिया। सल्तनत काल में मेवात के लोगों ने बहुत कोशिश की थी, और मोहन सिंह मंडार जो कि कैथल के लड़ाकू जाति के थे, उन्होंने भी कोशिश की। और यहाँ पे लोकल लीडर्स की बात करें तो तेजपाल था, यहाँ पे अपना हेमराज था, यहाँ हसन खां मेवाती था, और ये था ना अपना एक जाटवा हांसी पे जो संभालने आया था। और गोविंद राय की सेना किसकी मदद की थी? पृथ्वीराज चौहान की। पहले हरियाणा किसके पास था? प्रतिहारों के पास, उनसे गया तोमरों के पास। तोमरों ने, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई थी 736 ईस्वी में, यानी 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक दिल्ली तोमरों के पास रहा। उसी दौरान अलग अलग अटैक हुए, चाहे वो महमूद गजनवी का था, या उसके पोते मसूद का था, या उसके बेटे मादू का था, 1037 में, 1043 में। और फाइनली इस तरह करते करते चौहानों ने फिर तोमरों को हराया। अरुणोराज चौहान जो हमने पढ़ा था, उसने चौहान वंश की स्थापना की। और चौहानों में फिर पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे इज्जत के साथ लिया जाता है, जो गौरी से लड़ा। गौरी को पहले
पहले युद्ध में हराया लेकिन दूसरे युद्ध में नहीं हरा पाया। उस गौरी के 3 खास आदमी, ऐबक, यल्दौज, कुबाचा। ये ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का राजपाट संभाल लिया, राजधानी लाहौर रखी। उसके बाद कुबाचा और यल्दौज, कुबाचा तो पंजाब और पाकिस्तान वाले इलाके में, यल्दौज गजनी गौरी के आसपास वाले इलाके में। ठीक है, इस तरह से आज हमने ये पूरा पढ़ लिया। फिर हमने देखा ऐबक ने काम किया यहाँ, इल्तुतमिश ने काम किया, और उसकी बेटी रजिया सुल्तान का तो यहीं पे मर्डर हुआ कैथल में। फिर हमने पढ़ा बलबन ने, बलबन को दुखी किया जब वो हांसी का इक़्तिदार था, मेवातियों ने उसके ऊपर अटैक किया तो उसने जंगल जलवा दिए 1265 में, और फिर वहां पे बलबन ने दुर्ग बनवा दिया, गोपालगिरी का दुर्ग, दिल्ली और गुड़गांव की सीमा पर। तो ये इसके साथ खत्म हो गया गुलाम। खिलजियों में 2 आए, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसकी सेना बहुत तगड़ी थी, हमने ज्यादा विद्रोह नहीं किया, भैया ठीक है ताकतवर आदमी बैठा रहे, हम क्यों पंगे लें। फिर आए तुगलक, तुगलक में पहला आदमी आया ये गाजी बेग तुगलक, जिसने से हमने ज्यादा बातचीत नहीं, 5 साल उसने काटने थे, हमें क्या दिक्कत थी। फिर आया वो पागल मूर्ख पढ़ा लिखा बादशाह जिसका हमने विरोध किया, हमने टैक्स देने बंद कर दिए क्योंकि उसने अजीब अजीब सी हरकतें की। उसके बाद अगला आया फिरोज शाह तुगलक, जिसने 2 शहर बसाए आपके, हिसार और फतेहाबाद, अपने बेटे के नाम पर, और एक हिसार फिरोजा। वहीं उसने लाठ की मस्जिद बनवाई, वहीं उसने गुजरी महल अपनी पत्नी के लिए बनवाया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या गड़बड़ की, गोहाना के मंदिर तुड़वा दिए और वहां रखे धर्म ग्रंथ जलवा दिए, जो कि धर्मांधता की तरफ इशारा करता है। इसके बाद ये तुगलक थे सारे। 1398 में तैमूर लंग नाम का एक आदमी आया, राजस्थान से एंट्री करता है, घग्गर के किनारे सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना को लूटता है, परेशान करता है। फतेहाबाद को उसने जला दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आया और पानीपत से फिर वो यमुना का किनारा पकड़ के दिल्ली गया, लूटपाट मचा के दिल्ली में कत्लेआम, राजा के बेटे मरवा दिए, नासिरुद्दीन दिल्ली पे राज कर रहा था, और फिर वापस गया वो, ये पूरा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को लूट खसोट के वापस चला गया। उसके बाद यहाँ आए सैयद, सैयद के साथ अच्छे रिश्ते निभाए कई लोगों ने। फिर यहाँ आए लोधी, और लोधियों के बाद यहाँ आया मुगलों का राज। मुगलों में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। तो मुगलों के आने तक का इतिहास हमने पढ़ लिया, प्रारंभिक, मध्यकाल और सल्तनत काल। ठीक है, हमारा मुगलों का टॉपिक रहता है, मैं कोशिश करूंगी शाम को मुगल करा दूं ताकि आपको पूरी हिस्ट्री मध्यकाल की समझ में आ जाए। मध्यकाल के आगे 1857 अंग्रेजों वाला राज हमने पहले ही पढ़ लिया। फिर रह जाएगा हिस्ट्री का सिर्फ एक हिस्सा जिसको आप कहते हैं प्राचीन भारत, जिसमें वो हड़प्पा, सीसवाल और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। हाँ बस, नहीं सिलेबस लगभग हो गया, अभी एक क्लास बहुत है, अभी कुछ दिन और एक दो क्लासेस करती हूँ, फिर एक बार ये होगा ना 90% चीजें समझ में आ गई, फिर थोड़ा स्लो करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी सिलेबस निपटाने में मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। आपका सिलेबस खत्म हुआ तो आपका बैच खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का तो बैच हरियाणा जीके का ही तो है, पेपर मार्च में होगा, तब तक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ये जो लंबा खींचा जा रहा था ना, ये तुम्हारे फायदे के लिए था, लेकिन आधे लोग जो है मोटी बुद्धि के होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। ये हमें पहले ही पता था कि पेपर लेट जाएगा, पेपर हरियाणा पुलिस का सब जानते थे, जो टीचर्स थे, कि वो लेट तक जाएगा, इसलिए बहुत स्पीड नहीं पकड़ी थी, धीरे धीरे पता था कि करते जाएंगे करते जाएंगे। फीमेल, ये जो फीमेल सुपरवाइजर है, इसकी चंद सीटें हैं, इसको टारगेट करके पढ़ाते थे, दिसंबर में पूरा करवा देते। या अगर ये ग्राम सचिव, तो कुछ ही तो पोस्ट थी, अब हजारों पोस्ट हैं, ज्यादा बच्चे लगेंगे। ये तुम्हारे फायदे के लिए था कि ये धीरे धीरे, क्योंकि जो चीज धीरे धीरे पकेगी ना दिमाग में, वो रिजल्ट अच्छा देगी। एक दिन में 6-6 घंटे पढ़ाने से रिजल्ट नहीं आएगा, 6 घंटे रोज 1-1 घंटा पढ़ोगे तो रिजल्ट आ सकता है। तो ये जो बैच स्पीड नहीं पकड़ रहा था ना, ये तुम्हारे फायदे के लिए था, पर आधों की समझ में बात आई नहीं। आधे इतने मूर्ख हैं, वो शुरू से कर रहे हैं कि जल्दी खत्म कराओ, जल्दी खत्म। अरे जल्दी खत्म कराने में तुम्हारा नुकसान है, ये खत्म करा के दोबारा थोड़ी पढ़ाया जाएगा, खत्म हो गया, फिर तो तुम खाली बैठोगे, फिर फरवरी अपने आप पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इसकी स्पीड में धीरे धीरे चला रही थी कि ये कम से कम खिंचते खिंचते पेपर के आर पार आ जाए। रोज 1-1 घंटा पढ़ते जाते ना, तो उससे क्या होता, चीजें दिमाग में बनी रहती। लेकिन कुछ लोगों को शौक चढ़ा था कि नहीं इसको पूरा कराना है फटाफट। अब ये लगभग कंप्लीशन पे आ गया, जिनके पास किताब है ना, उठा के पढ़ना। तुमने 80% मेन सिलेबस कर लिया, अब जो टॉपिक रह गए ना, वो टॉपिक समझाने के नहीं रहे, अब तो सिर्फ हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। आज मैं मध्यकाल कंप्लीट करा दूंगी, एंशिएंट हिस्ट्री हरियाणा की पढ़ के, उसमें हार्डली 2 से 3 दिन लगने हैं, इतने दिन की कहानी है वो पूरी करके उसके बाद क्या रह जाएंगे, मेले, जिसमें कि मुझे और तुम्हें सिर्फ पढ़ना भर है, याद तुम्हें करने हैं सारे। उसके बाद रह जाएंगे आभूषण वगैरह, उसमें भी कोई ऐसा बड़ा बहुत बड़ा काम नहीं है। या उसके अलावा रह जाएंगे मंदिर, जिनका कि एक बेस मैंने पर्यटन में पहले ही बना रखा है, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है उनको पढ़ाना। गुरुद्वारे, मस्जिद, ये सब, इन सब का बेस बना हुआ है तुम्हारा। तुम्हें मैंने पर्यटन स्थल हरियाणा की इंपॉर्टेंट चीजें पहले करा रखी हैं। अब इसमें स्पीड बहुत ज्यादा दिन नहीं पकड़ने वाला। ये हो सकता है जनवरी के एंड में सारा सिलेबस कंप्लीट मिले, जो मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज मैं एनालाइज कर रही थी, मैंने कल भी देखा कि क्या
इंपॉर्टेंट पढ़ाऊं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने का बहुत कुछ नहीं बचा, अब डाटा बच गया। जैसे जनसंख्या के आंकड़े हैं या ये गाय भैंस वाले आंकड़े हैं, अंडरस्टैंडिंग की चीजें लगभग कंप्लीशन पर आ गई। समझना क्या होता है, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स पूरा करा दिया, मिट्टियां और ये ऋतुएं और ये सब पूरा करा दिया, हिस्ट्री अब कर रहे हैं। ये समझने के होते हैं, आंकड़े याद करने के होते हैं। खिलाड़ियों के नाम तो याद करोगे, पुरस्कार राशि तुम याद करोगे, डांसेस के नाम तुम याद करोगे, ये सब चीजें तो याद करने की है ना। तो अब ये तुम्हारे पार्ट पे जिम्मेदारी रह जाएगी। मैं अपना कोर्स जनवरी के एंड तक कंप्लीट करा दूंगी, जितनी मुझे उम्मीद है। अब मेरे पास जो पढ़ाने के टॉपिक बचे हैं ना, वो हार्डली 5-7 हैं, जिनको कह सकते हैं दमदार टॉपिक है। बाकी तो अब सारा लगभग उठा के किताब देखो, लगभग चीजें तुम्हारी पूरी मिलेंगी। ठीक है, बुक और राइटर सारे नहीं करने पॉसिबल हैं। बुक और राइटर तो बहुत सारे हैं, क्या पता क्या आएगा। इसके लिए लगातार पढ़ना होता है, रोज 10-10 किताबें अपनी उठा के पढ़ा करो। एक दिन में मैं यहाँ 100 किताबें पढ़ा दूंगी तो तुम्हें याद नहीं होंगी, वो रोज थोड़ी थोड़ी पढ़नी होती हैं। जैसे आज हमने जैन वाली पढ़ी, ऐसे कभी बौद्ध की 3-4 पढ़ ली, कभी हिंदी की 3-4 पढ़ ली, ऐसे पढ़ा जाता है, एक दिन में चीजें नहीं होती। बुक के साथ मैं यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगी, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि किताब, ये ऐप ना पूरे देश में बहुत लोगों ने ले रखा है, हर किसी के पास मेरे वाली किताब नहीं है। वो किताब पॉसिबल होती है जब सामने बच्चा बैठा हो कि अंडरलाइन करो। अब यहाँ मैं आके कहूँ अंडरलाइन करो तो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ तो आपको सिर्फ मेन कंटेंट समझना होता है, फिर उसके बाद आपको किताब उठानी है और उसको अपने आप पढ़ते हुए अंडरलाइन करना है। जिन लोगों ने एडवांस का बैच ऐप पे ले रखा है, अगर उनके पास किताब है तो उनके लिए बहुत आसान है, वो अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ क्लास में अंडरलाइन कराने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पढ़ाने का मोड अलग है ना। अब मैं कैमरे को देख के पढ़ा रही हूँ, क्लास में क्या होता है, शक्लें दिख रही होती हैं। वहां तो चलो ये अंडरलाइन करो, नीचे से चौथी लाइन में देखो ये क्या लिखा है, यहाँ ये मेंशन करो। यहाँ होता है मेन निचोड़ पढ़ाना। यहाँ 1 घंटे में जितना पढ़ाते हैं ना क्लास में, वो 3-4 घंटे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो सब कुछ मैं समझा तो रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे। अब ब्लैक बोर्ड पे ही तो समझाई जाती हैं सारी चीजें, पहले कहानी नहीं सुनाई सारी, पहले सारी कहानी सुनाई है, उसके बाद तुम्हें ये पीडीएफ पढ़ाई है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे ही समझाया है। एक बार दोबारा देखो मनीषा, तुम दोबारा एक बार वीडियो को देखना, पहले सारी कहानी समझाई, उसके बाद ये पढ़ाया, सीधे आते ही नहीं पढ़ाया। ब्लैक बोर्ड पे अंडरलाइन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अंडरलाइन करके उसको याद कर लेना। नगर निगम वाला टॉपिक कराऊंगी, चिंता ना करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पेपर में मिलता है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहो। ठीक है, तो अब ये देखो, इतने कमेंट तो मैं पढ़ूंगी नहीं। मेरा कहने का ये टारगेट था कि भाई तुम्हारा सिलेबस लगभग कंप्लीशन की तरफ चल पड़ा। आंकड़ों वाले टॉपिक रह गए हैं, जो फैक्ट्स हैं छोटे छोटे, जिनमें कि भाई अब हम लोग धनराशियां याद करेंगे, प्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे, या नृत्यों के बारे में, तो उसमें कोई डिटेल नहीं जानना। और पूछेंगे गणगौर उत्सव कहाँ है, तो भाई याद करना है तो कि राजस्थान की पट्टी में है। या पूछ लेंगे कालबेलिया कहाँ है, या ये वाला डांस कहाँ फेमस है। तो वो सारी चीजें अब बहुत कम टाइम लेंगी। टॉपिक देखने में आपको लगेगा ज्यादा है, लेकिन वो बहुत कम टाइम लेंगे, वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। टाइम जो लेते टॉपिक वो मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। ठीक है, हाँ, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बिल्कुल लागू हो गया, और अब आपको पता चल गया होगा साल में एक पेपर होगा, जिसमें कि जैसे सी टेट एस टेट है, आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें कई गुणा बच्चे लिए जाएंगे, फिर उनके आगे उसके बाद देखना स्क्रीनिंग भी रखेंगे। जो मुझे उम्मीद है अब 2-2 पेपर होंगे, एक जनरल जिसमें से कि छटनी करेंगे, और फिर आगे सिलेक्टेड बच्चों के लिए एक और स्क्रीनिंग नाम का पेपर रखेंगे। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को नौकरी के लिए। चलिए, बहुत अच्छी चीज है, अब हम लोग लगभग कंप्लीशन पे आ गए। और अब आने वाले ये लगा लो इस महीने का एंड जो मेरा टारगेट है, मैं मेन सारी चीजें आपको पढ़ा चुकी होंगी। मेन तो वैसे अभी मैंने करा दी, ये हिस्ट्री कंप्लीट होते ही हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आंकड़ों वाले क्वेश्चंस करके और फिर छुट्टी करेंगे। थैंक यू। हाँ, नेशनल हाईवे करवाऊंगी, चिंता ना करो, नेशनल हाईवे में करवा दूंगी। चलिए।